अच्छा जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं समर 2024 का क्वेश्चन पास पेपर और उसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मैं रीड कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन 5, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम टुडेज डेट इज 1 Jan 2024। ये सबसे पहले आ गई, यानी जो भी हम काम करेंगे जैन 2024 का होगा। और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें बता रही है कि ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का क्वेश्चन है और उसकी हमें वर्किंग करनी है। तो इसका मतलब है जो हमारी डेट ऑफ हेज होगी वो 1 Jan 2024 होगी। You have recently started working for SK Textiles Limited, a privately owned company based in Lahore. SK manufactures a range of clothing. A substantial proportion of the business is for a global cloth retailer that operates in Europe. In November 2023, SK decided to establish a manufacturing plant in France that will be used to supply the European market. Construction of the new manufacturing plant has already commenced, and the final payment of euro 20 million is to be paid to the construction company at the beginning of June 2024. At the beginning of June 2024, यानी 1 जून। तो अगर आप 1 जनवरी को खड़े हैं तो 1 जून में बिगिनिंग में 5 महीने हैं, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, राइट। SK intends to finance the final payment with new debt finance. नई debt finance से आप financing करना चाहते हैं। The BB Bank in France has already agreed the loan in principle with a fixed rate 2-year euro loan. Fixed rate 2-year loan आपको मिलेगा यूरो का। The bank is unable to confirm, और amount हमें ऊपर बता दी गई है 20 million euro. The bank is unable to confirm the exact interest rate as this will be based on the market interest rates in June. उन्होंने कहा जो 1 जून को रेट एप्लीकेबल होगा भाई वो हम आपको दे देंगे। द बैंक डिड कंफर्म दैट द रेट वुड बी 1% अबव द यूरो बोरिंग रेट। जो उनका इंटर बैंक बोरिंग रेट होगा यूरो का उस पर +1%। ठीक है जी। द बोर्ड आर कंसर्न दैट इन 5 months टाइम, वही हमने कैलकुलेशन की 5 months की, वही बात यहाँ आ गई। बोर्ड आर कंसर्न दैट इन 5 months टाइम व्हेन द लोन इज नीडेड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग विल हैव इंक्रीज्ड। यही रिस्क होता है बोरिंग पे कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ना हो जाए। And SK will be locked into a higher interest rate for the duration of the proposed 2-year loan. The board would like to understand how SK can be protected from an increase in borrowing rates over the next 5 months. Therefore, you have been asked to demonstrate how SK can protect against increasing interest rates using forward rate agreements. Forward rate agreements, futures and options. वो ये चाहते हैं कि आप बताएं कि आप कैसे इस बोरिंग, पोटेंशियल बोरिंग जो भी होने वाली है, इसमें जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का रिस्क है, इसको कैसे हेज कर सकते हैं यूजिंग FRA, interest rate futures and options. The information regarding managing the interest rate risk is shown below. 1 जनवरी में यूरो बोरिंग रेट 4% है। आज अगर हम बोरो करने जाएं तो 4+1 5 पे मिलेगा। FRA जो इस वेरिएबल रेट को हेज करने के लिए हमें मिल रहा है 5%। तो अगर हम FRA में चले जाएं तो बड़ा सिंपल है, 5+1 हमें 6% का रेट मिलेगा। इसकी हम कैलकुलेशन कर लें, 2 साल के लिए अगर हम लॉक कर लेंगे तो 2 साल तक हमें ये रेट लॉक हो जाएगा। जनरली FRA शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने नहीं कहा तो हम FRA इतना कर लेंगे कि हम 2 साल का कर सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म FRA को भी अगर हम नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वी कैन कवर। Futures contracts. Contract size euro 5 lakh for 3 months. June futures 95.7. Assume that any basis changes evenly over time. Very important. ये हैं जून के फ्यूचर। आज खड़े हुए हैं हम 1 जनवरी को, तो ये 6 महीने के फ्यूचर से कॉन्ट्रैक्ट है। एज यू विल अप्रोच टुवर्ड्स मेच्योरिटी 1 जून को कितने महीने हो जाएंगे? 5, और आउटस्टैंडिंग पीरियड टू मेच्योरिटी होगा सिर्फ 1 महीना। उसकी बेसिस पे हम उसी की जो है ना बेसिस पे हम बेसिस कैलकुलेट करेंगे आउटस्टैंडिंग पीरियड की बेसिस पे, और उसके बाद फिर हम फ्यूचर्स की प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ये इसीलिए जनरली गिवन होता है जब हमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की प्राइस ना गिवन हो और फ्यूचर्स प्राइस और हमें कैलकुलेट करनी हो। OTC options, strike price 95, option premium call 1.2, put 0.6. Required, explain with the help of calculations how SK can hedge against interest rate risk on the euro loan. Include a calculation of the effective annual interest cost for each type of hedge. तो आपकी इफेक्टिव एनी इंटरेस्ट रेट क्या पड़ेगा वो हमें निकालना है, एनुअल इंटरेस्ट रेट।
अज्यूम दैट ऑन 1 जून 2024 द यूरो बोरिंग रेट में इधर या तो वो बढ़ जाए, 4 से बढ़ के 6 हो जाए स्पॉट, या फिर कम हो जाए, 4 से कम होके 2%। दोनों ही सूरतों में 2% की चेंज है, 4 से बढ़ के 6 या 4 से कम होके 2%। तो अगर स्पॉट पे बोरिंग करने जाएंगे और रेट बढ़ गया तो 6+1 7% का रेट होगा स्पॉट का, अनहेज अगर रहते हैं, और 2+1 3 होगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट हेजिंग मोड्स में जाएंगे तो क्या इफेक्टिव रेट होगा, वो अभी हमने कैलकुलेट करना है, जिसके हैं 15 मार्क्स। इज दैट ओके? तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो वील फर्दर अनलॉक दिस, बट इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन, जिसमें आप 15 के पूरे 15 मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने, हमने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन की हुई है। अब हम इस पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, पहले कैलकुलेशंस कर लेंगे और फिर हम ऊपर इसकी जो नरेशन डिस्क्रिप्शन के साथ वो कैलकुलेशंस पेस्ट करते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। हाँ जी, तो अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एसके टेक्सटाइल्स हेजिंग अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा हेजिंग मोड है वो है, यहाँ यही लिख लेते हैं आंसर पे, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, FRA, राइट। जब हम FRA करेंगे, जो फर्स्ट मेथड है हमारा FRA का, जब हम FRA के थ्रू हेज करेंगे तो FRA के लिए हमें बताया गया कि हम 5% का FRA हमें ऑफर हो रहा है, वे बाय वी कैन फिक्स जो आज का बोरिंग रेट है, जो कि इंटर बैंक बोरिंग रेट है 4%, उसको हम 5% से जो है ना फिक्स कर देंगे, एंड देन आर इफेक्टिव रेट वुड बी 5+1%, जो कि बैंक स्प्रेड चार्ज कर रहा है, इक्वल टू 6%। हम लिख देते हैं अंडर FRA, इसको अनबोर्ड में, अंडर FRA SK would be able to fix euro borrowing rate, at the rate of 5%, thereby locking into an effective rate of 5% plus 1% equal to 6%। अब इस FRA के तहत वर्किंग कैसे होगी? वर्किंग ऐसे होगी कि जी हमारा, लेट सपोज करें, यहाँ नीचे आ जाते हैं स्प्रेडशीट पे, हमारा जो यूरो बोरोइंग रेट या होगा, इसको मैं आगे करूं, या होगा हमारा, बताया गया है क्वेश्चन में 6%, या होगा 2%, राइट। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारा एक्चुअल बोरोइंग होगी, हमारी बोरोइंग फ्रॉम कौन सा बैंक है ये, BB बैंक। हमारी एक्चुअल बोरोइंग होगी फ्रॉम BB बैंक एट द रेट ऑफ कोर्स दिस प्लस 1%, सो वुड बी एट द रेट ऑफ दिस प्लस 1%, वुड बी 7%। और ऐसे ही यहाँ होगी। अच्छा, ये चीज़ है कि यहाँ कॉपी करके एंटर करते हैं तो वो नहीं होता, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे हम। तो इफेक्टिवली हमारी 7 और 3% पे एक्चुअल बोरिंग होगी। लेकिन अंडर FRA क्या हो रहा होगा? अंडर FRA बोरोइंग रेट इज फिक्स्ड एट 5%। तो फिर डिफरेंशियल FRA की डिफरेंशियल हमें यहाँ पे जो है ना रिसीट होगी एक केस में, और दूसरी हमें डिफरेंशियल पेमेंट करनी पड़ेगी। जब 6% पे फिक्स हो गया तो हमें यहाँ नेचुरली 6 - 5, यानी यूं कहें 5% हमें देना है, और 6% जो है ना वो हमारा जो रेट हुआ, तो इफेक्टिवली हमें 1% का बेनिफिट मिल जाएगा, -1% का यहाँ बेनिफिट हो गया। और यहाँ हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 5 - 2, राइट, क्योंकि हमारा FRA पे रेट फिक्स्ड है 5%, अगर मार्केट रेट 2 है तो 3 का डिफरेंशियल हमें देना पड़ेगा 3%।
1%, यहाँ अगेन F2 नहीं होता, 1% माइनस, और यहाँ -3 और +3, ये परसेंट, ये हमारी कॉस्ट है, वो हमारी रिसीट है। तो यूं कहें कि हमारी नेट कॉस्ट कह लें या इफेक्टिव एनुअल रेट कहें, वो हमें क्या पड़ेगा, वो हमें पड़ेगा दिस प्लस दिस, वो पड़ जाएगा 6%। दोनों ही केसेस में जैसे कि हमने कहा Ctrl+C Ctrl+V। तो हम अगर इन सबको यहाँ खोलते हैं होम स्क्रीन, और इनको करते हैं ये, ठीक है जी। तो इफेक्टिव हमारी जो कॉस्ट होगी वो होगी 3 + ये 3%, 6%। तो दोनों ही केसेस में हमारी इफेक्टिव कॉस्ट 6% पड़ जाएगी। वो एक अलग बात है कि हम बैंक को एक अलग 7 और 3% दे रहे होंगे, और FRA का डिफरेंशियल की अमाउंट हमें मिलेगी या हम पे कर रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट FRA में तो इससे ज़्यादा बड़ी कहानी कोई है ही नहीं, आसान सी बात है, और ये हमने यहाँ कॉपी भी कर दी। अब आ जाए जो दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारा हेजिंग मोड, वो है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ कोई अमाउंट की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि क्वेश्चन ने कहा भी नहीं है। आप करना चाहें तो कर लें अगर आपके पास एडिशनल टाइम है वहाँ पे एग्जाम में। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा है इंक्लूड अ कैलकुलेशन ऑफ द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, यानी मुझे क्या रेट पड़ रहा है, और इसी की बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूंगा मेथड्स का। तो बस हमने इतनी कर ली, दैट्स गुड इनफ। अच्छा, एक काम हम और करते हैं, जो कि हम यहाँ कर लेते हैं। जब हम ये सारी फिगर्स होती हैं तो फिगर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर्स को हम करते हैं राइट अलाइंड। तो हम ऊपर ले जाते हैं और फिगर सबको राइट अलाइंड कर देते हैं, राइट। तो उसमें रीडेबिलिटी ऑफ फिगर्स बेहतर हो जाती है बॉक्सेस में। अब आ जाए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, कैलकुलेशन तो हम नीचे करेंगे, यहाँ हम कहानी लिखते हैं ऑन जैन ऑन Jan 1st H will be set up, ठीक है। एंड ऑन June 1st, which is the transaction date, H outcome will be calculated, ठीक है जी। तो अब पहले करते हैं हम हेज सेटअप। हेज सेटअप, हेज सेटअप ऑन Jan 1st। 1st Jan को जो हेज सेटअप होगी वो कैसे होगी जनाब, हेज सेटअप ऐसे होगी कि हम क्या करेंगे, हम बाय करेंगे सेल करेंगे। जब आप बोरो करते हैं तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में आप क्या करते हैं, हेज सेटअप करते हुए सेल करते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये हो जाएगी बाय सेल, तो सेल, तो वी विल सेल जून, एक ही फ्यूचर्स हमारे पास, जून यूरो फ्यूचर्स। वी विल सेल वी विल सेल जून यूरो फ्यूचर्स, और कितनी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी हम डिफाइन कर लेते हैं, क्वांटिटी की भी हम कैलकुलेशन नीचे कर लेंगे, वो हम अभी करते हैं, ठीक है जी। वो इफेक्टिवली क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी वो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं अंडरलाइन हटा दूं। फ्यूचर्स एट द रेट ऑफ, वो क्या है, 95.7, ठीक है। कितने योर फ्यूचर्स, ये हम क्वांटिटी वो हम निकाल लेते हैं, क्वांटिटी विल बी, वो क्या क्वांटिटी होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। 20 मिलियन यूरो की अमाउंट है, डिवाइड बाय 0.5 मिलियन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय कितने महीने हैं, हमें 2 साल के लिए करना है, 24 मंथ्स, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच इज 3 मंथ्स। तो ये कैलकुलेशन हम कोई यहाँ कर लेते हैं, और ऊपर इसको कॉपी कर लेंगे, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स H will be set up by selling euro June futures
और क्वांटिटी होगी हमारी, वही क्वांटिटी की जो कैलकुलेशन है वो हम यहाँ कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इज 500,000, तो 0.5 मिलियन हो गया। मल्टीप्लाई कर दें 24 महीने, डिवाइड कर दें हम किससे, डिवाइड कर देते हैं हम ये यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई हुआ है और डिवाइड कर देते हैं विथ 3। तो ये बन गए 320 यूरो फ्यूचर्स। क्वांटिटी विल बी 320 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इफेक्टिवली जब हम 1 जनवरी को जून यूरो फ्यूचर सेल कर लेंगे कितने, 320, क्योंकि क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और फिर पीरियड का भी यहाँ इम्पैक्ट आ जाता है। ये 3 महीने के हैं डिपॉजिट, सेल कर रहे हैं, और हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, यानी टाइम पीरियड कितना है, वो 2 साल है, तो उसके हिसाब से हम कहेंगे क्वांटिटी विल बी 320 कॉन्ट्रैक्ट्स। बाय डूइंग सो द हेज विल बी एक्चुअली सेटल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा जो असल काम है, हेज आउटकम। अब हेज आउटकम के लिए अगेन दोनों ही सिनेरियो को हम देखेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे ऑन, हेज आउटकम कहाँ कैलकुलेट होगी, ऑन जून 1। Jan 1 को हेज सेटअप हुई, अब उसके बाद होगा हमारा जनाब हैच सेटअप। अब इसको करते हैं ऊपर, अब हम करते हैं कैलकुलेशन। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में हैच सेटअप हो गई, अब आ गया बाय सेलिंग जून यूरो फ्यूचर्स। ठीक है जी, यहाँ आ गया हैच आउटकम। अब हम कैलकुलेट करते हैं हैच आउटकम। अब जब हम हैच आउटकम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर्स का, तो अब हम आते हैं, दो हमारे पास होंगे, इंटरेस्ट रेट स्पॉट रेट सिनेरियो। दोनों ही सिनेरियो में पहले हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स ऑन जून 1, राइट। एक पॉसिबिलिटी है कि 6% की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 2% की। तो हमारा स्पॉट मार्केट जो बोरोइंग होगी फ्रॉम बीबी बैंक, उसका रेट क्या होगा, एट द रेट ऑफ बीबी बैंक, एट द रेट ऑफ, यहाँ होगी 6+1%, और यहाँ होगी 2+1%, विच विल बी 3%। फिर आएगा फ्यूचर्स मार्केट आउटकम। ठीक है जी। फ्यूचर्स मार्केट में हम ऑलरेडी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वी हैव, ऊपर ही लिख देता हूं मैं, वी हैव ऑलरेडी सोल्ड 320 कॉन्ट्रैक्ट्स एट द रेट ऑफ, वो क्या रेट है, दोनों ही सूरतों में हम सेल कर चुके हैं एट 95.7, राइट, 95.7। तो क्लोज आउट, अब हम क्या करेंगे, जब हम क्लोज आउट करेंगे, वी विल बाय वी विल बाय द सेम 320, सेम क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम बाय करेंगे एट द रेट। वो रेट क्या होगा, वो जो फ्यूचर्स की प्राइस होगी जून 1 को, और उसकी कैलकुलेशन हमें खुद करनी पड़ेगी, यहाँ वो नहीं बताया गया। इसी के लिए क्वेश्चन ने कहा है अज्यूम दैट एनी बेसिस चेंज इवनली ओवर टाइम। तो जनाब यहाँ करते हैं हम वर्किंग 1। ये है बेसिकली इस क्वेश्चन की, अगर मुझ हिसाब से मुझसे पूछें तो काम की वर्किंग बस ये एक ही है इंपॉर्टेंट। अब मैं नीचे यहीं कहीं वर्किंग कर लेता हूँ, वर्किंग 1, फिर बाद में इसको देख लेंगे। वर्किंग 1 जनाब, ठीक है जी, और वो है फ्यूचर्स प्राइस ऑन जून 1। ठीक है जी, जी, जून फ्यूचर्स प्राइस। तो अब हम पहले ये देखते हैं, अच्छा, फ्यूचर्स रेट ऑन Jan 1 क्या है, वो है 95.7। तो फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट वो क्या है ऑन Jan 1, वो हम देख लेते हैं, वो है जनाब 100 माइनस दिस
would be equal to 100 minus this is equals to 100। ये प्रॉब्लम है, यहाँ F2 नहीं होता, हमें बार में जाके काम करना पड़ेगा। तो ये दोबारा कर लेते हैं, यहाँ इज इक्वल्स टू 100 माइनस 95.7। ये रेट है जो डिपिक्ट हो रहा है 4.3 हमारी फ्यूचर्स की प्राइस के अंदर, राइट। हमारी स्पॉट प्राइस क्या है? हमारा स्पॉट रेट ऑन जैन फर्स्ट क्या है? वो है जनाब 4%, ऐसा ही है। तो बेसिस क्या हुआ? बेसिस ऑन जैन फर्स्ट 6 months बेसिस, ठीक है ना, 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैन फर्स्ट को जून फ्यूचर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो माइनस दिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 cents। यहाँ कितना है? रिप्रेजेंटिंग आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ 6 months, राइट। अब आ जाएं आप जून फर्स्ट को। जून फर्स्ट को जनाब ये बेसिस होना चाहिए, बेसिस शुड बी अज्यूमिंग, बेसिस क्या लिखे? इज, वहां लिख लेते हैं अज्यूमिंग बेसिस is reduces evenly over time, right? तो this divide by 6 महीने मल्टीप्लाई बाय 1 month होना चाहिए, ऐसा ही है ना। यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई 0.3 जो आपका बेसिस है फॉर 6 months डिवाइड बाय 6, इसको डिवाइड करें विथ 6, मल्टीप्लाई कर दें विथ 1, क्योंकि आउटस्टैंडिंग महीना है। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग पीरियड टू मेच्योरिटी कितना है ये भी लिख देता हूँ मैं। ऑन जून फर्स्ट को ये लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग पीरियड टू मेच्योरिटी इज 1 month, ठीक है जी। 1 जनवरी को ये आउटस्टैंडिंग पीरियड था 6 महीने। इसकी स्पेलिंग हम देख लेते हैं, ये भी ख्याल करना है हमें, स्पेलिंग खुद ठीक करनी है। आउटस्टैंडिंग पीरियड टू मेच्योरिटी इज 1 month और बेसिस शुड बी दिस। अगर ये बेसिस होना है तो फिर इन दोनों केसेस में अब हम आ जाते हैं। अगर हमारा क्या कहते हैं 6 months 6% और 2% दोनों सिनेरियो में क्या सिचुएशन होती है? अगर हमारा स्पॉट रेट हो जाता है, स्पॉट रेट ऑन जून फर्स्ट, वो अगर 6% है तो क्या होगा, और 2% है तो क्या होगा? दोनों सूरतों में देख लेते हैं। तो फिर फ्यूचर्स रेट ऑन जून फर्स्ट होना चाहिए स्पॉट प्लस बेसिस। हम इसमें क्या करेंगे? हम करेंगे जनाब, एक मिनट, ये आ गया इज इक्वल्स टू 6 प्लस परसेंटेज टर्म में 0.3, स्पॉट रेट हमारा होना चाहिए ये 6 लिख देता हूँ, परसेंटेज हटा देता हूँ, परसेंटेज की साइन हटा देते हैं। रिमूव परसेंटेज साइन यहाँ से भी और यहाँ से भी, जी। और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 2, ये हटा देते हैं हम, ये हटा देते हैं, तो कहते हैं जनाब 2.00 परसेंटेज हट जाए, ठीक है जी। तो दिस प्लस 0.5, ये बन गया 2.05। ये फ्यूचर्स का इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, दिस शुड बी दी फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट। अब जब फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट ये होगा तो फ्यूचर्स की प्राइस क्या होगी ऑन जून फर्स्ट? तो प्राइस जो होनी चाहिए जनाब, वो प्राइस होनी चाहिए 100 माइनस द फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, वो होनी चाहिए 100 माइनस द फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट। तो वो हम कर लेते हैं 100 माइनस दिस, इक्वल टू की साइन लगाएं, इक्वल टू 100 माइनस दिस, ये बन जाएगी फ्यूचर की प्राइस यहाँ पे, और ये बन जाएगी फ्यूचर की प्राइस यहाँ पे। ये है वो काम
जो हमें करना पड़ गया क्योंकि हमें क्वेश्चन ने फ्यूचर की प्राइस जून 1 जो कि हमारा आउटकम ट्रांजैक्शन डेट है जिस पे आउटकम निकल रहा है वो नहीं थी। तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ये है जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी थी, जिसकी हमने हेडिंग भी दी थी, फ्यूचर्स प्राइस ऑन जून 1। तो जनाब ये आ गया, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं, यानी यहीं से निकाल लेते हैं। हमारी प्राइस क्या होगी, हम बाय करेंगे एट दिस रेट, राइट। तो क्लोज आउट वी विल बाय एट दिस रेट। हमने ऑलरेडी सोल्ड किया हुआ है 95.7 पे। तो हमारा फ्यूचर्स का गेन या लॉस क्या हो जाएगा, फ्यूचर्स गेन स्लैश लॉस क्या होगा, यहाँ होगा हमारा गेन इफेक्टिवली दिस माइनस दिस, और यहाँ होगा जनाब हमारा लॉस -2। तो हमारा स्पॉट रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमारा ये 1.75। हमारी स्पॉट मार्केट की बोरोइंग किस रेट पे हुई हुई है जनाब, वो हुई हुई है यहाँ 7 पे और 3 पे। तो इफेक्टिवली हमारा जो नेट आउटकम कह लें अगेन, या इफेक्टिव एनुअल रेट कह लें आप, वो बोरिंग रेट बन जाएगा। अब उसकी टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें जो भी, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज राउंड ऑफ है, ठीक है। सिर्फ पीरियड की वजह से वो 320 कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यूं कह लें कि यहाँ पे हम 7%, अच्छा इसको मैं परसेंटेज में कर दूं, अ, तब जाके ये काम ठीक होगा, क्योंकि वो परसेंटेज है। या उधर से परसेंटेज की साइन हटा दूं, या यहाँ परसेंटेज कर दूं, इनको इन परसेंटेज टर्म कर लेते हैं, और इसको भी परसेंटेज कर लेते हैं। परसेंटेज करने के लिए फिर हमें 175 है ना, इसको मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस, यानी यहाँ चूंकि हमारा गेन है तो इफेक्टिवली 7 माइनस दिस 1.75, 5.25 की यहाँ हमारी कॉस्ट आ गई, और एग्जैक्टली यहाँ भी यही कॉस्ट आ गई 5.25। और आप परसेंटेज को के चक्कर में अगर ना पढ़ें, कंफ्यूज कर रहा है, तो यहाँ परसेंटेज साइन हम यूं भी कर सकते हैं। हम कहेंगे यार इधर यहाँ परसेंटेज दिखा दें और यहाँ परसेंटेज लिखते हैं, और ये 7 3 फिगर डाल दें, तो ये आप इस चक्कर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने परसेंटेज में डाल दिया है, आप अपनी आसानी के लिए ये काम भी कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली हमारा नेट आउटकम यहाँ आ गया 5.25 और 5.25। अब कंपेयर करें इसे एफआरए से, एफआरए में हमारी कॉस्ट आ रही थी कितनी, 6%। तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम हेज आउटकम की इस कैलकुलेशन को यहाँ से उठाते हैं और यहाँ ले चलते हैं, कंट्रोल C, और अब ऊपर डालते जाते हैं। अच्छा है हम जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाएं ऊपर ऊपर पेस्ट करते जाएं, ताकि जो हमारा काम होना है वो होता जाए। फिर हम ये वर्किंग 1 इसको भी हम यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ताकि ये भी हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाए। ठीक हो गया जी। ये है मेन बेसिकली इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, जो मैं कह रहा था फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स की प्राइस की कैलकुलेशन। और अब हम क्या कर लेते हैं, जो काम हम करते हैं अपने फिगर्स के लिए, हम फिगर्स को राइट अलाइन कर देते हैं। फिर चलते हैं राइट अलाइन कर दें, ठीक है जी। और इन फिगर्स को भी राइट अलाइन कर देते हैं। राइट अलाइन में थोड़ी सी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है फिगर्स की, ठीक है जी जनाब। अब ये आ गया हमारा, थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देते हैं ताकि ये कॉलम की विड्थ थोड़ी बड़ी होगी तो और विजिबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द फ्यूचर्स एज विल वर्क। उसके बाद आखिरी क्या है, उसके बाद आखिरी हमारी वो है हमारे इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, OTC ऑप्शन जिनको लिखा है, ओवर द काउंटर ऑप्शंस जनाब। ठीक है जी, OTC ऑप्शंस। OTC ऑप्शन में भी हम क्या करेंगे, उसमें भी इनिशियली टू सेटअप द हेज हम क्या कर रहे होंगे, ये
ये ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ही होते हैं, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में पढ़ा है। टू सेट अप द हेज, अगेन वी विल बाय, हमने सेल करना है, वी विल बाय पुट ऑप्शंस एट द रेट ऑफ, क्या है वो हमारा 95, एट द रेट ऑफ या एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ, एक ही प्राइस गिवन है तो कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ही नहीं है। एट द रेट ऑफ, एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 95 बाय पेइंग प्रीमियम ऑफ, कितना प्रीमियम ऑफ 0.6%। ठीक है, ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ ऑप्शंस भी उसी तरीके से फिर आप डिटरमिन कर लेंगे। अब आ गया इसमें हेज आउटकम। वी सेट अप द हेज ऑन जैन फर्स्ट होगा, वी विल बाय पुट ऑप्शंस। फिर आ गया हेज आउटकम होगा, हेज आउटकम हम कैलकुलेट करेंगे ऑन जून 1। ठीक है जी। अब आ गया हेज आउटकम, जैसे यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, हेज आउटकम ऑन जून 1, हेज सेटअप ऑन जून 1। ये हेडिंग यहाँ भी कॉपी कर लेते हैं और फिर हेज आउटकम। चलो, अब जब हम ओटीसी की वर्किंग करेंगे, अब नीचे आ जाते हैं, ये हमने बात ऊपर लिख दी, कैलकुलेशंस अब करते हैं हम। और वो कैलकुलेशन करते हुए हम पूरी ऑप्शन की कहानी करते हैं। अब हम अगेन आ जाए जी। OTC ऑप्शंस, ओवर द काउंटर ऑप्शंस, एज आउटकम। अब जब हम एज आउटकम कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस दोनों ही कूटों में, पहले तो लिख देते हैं इंटरेस्ट रेट्स ऑन जून 1 क्या है हमारे पास, वो या है हमारे पास 6% दोनों ही केस में, और या 2%। ठीक है जी। अब आ जाए दोनों ही सिचुएशन में, स्ट्राइक प्राइस क्या होगी हमारी, स्ट्राइक प्राइस वही है हमारी 95, और यहाँ है हमारी 95, हमने ऑलरेडी सेल किया हुआ है। दिस स्ट्राइक प्राइस, इसके अंदर रेट जो बिल्ट इन है वो क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग रेट ऑफ 5% कह लूँ, यूँ कह लूँ आसानी से, रिफ्लेक्टिंग रेट ऑफ 5%। अब जब आपका स्पॉट रेट 6% है तो नेचुरली यू विल एक्सरसाइज। पहले तो हम ये कहते हैं ना कि क्या मैं एक्सरसाइज करूंगा या नहीं करूंगा, यहाँ एक्सरसाइज करेंगे यस, यहाँ एक्सरसाइज करेंगे नो। पहली बात तो ये हो गई, क्यों, क्योंकि जब मुझे 2% पे मार्केट में स्पॉट की बोरिंग मिल रही है तो मैं 5% के रेट की बेसिस पे क्यों वर्किंग करूं, तो दिस ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी देन। द ऑप्शन इज इन द मनी हियर बिकॉज इस ऑप्शन के अंदर जो इम्प्लिसिट रेट है, जो बिल्ट इन रेट है वो 5% है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट जो इसके अंदर आ रहा है, बोरिंग रेट। यहाँ इट इज रिफ्लेक्टिंग 5% वर्सेस 2, तो हम कहेंगे नो। अब जब मैं ऑक्सर एक्सरसाइज करूंगा तो नेचुरली मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा अच्छा, तो एक्सरसाइज करने का मतलब मेरा पुट ऑप्शन है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा सेल एट, एक्सरसाइज एट, एक्सरसाइज का मतलब सेल द फ्यूचर्स एट 95, राइट, एंड बाय एट, किस रेट पे मैं बाय करूंगा, वो जो कि जून 1 की जो फ्यूचर्स प्राइस है उस पर बाय करूंगा ना मैं, राइट। जून 1 की जो फ्यूचर्स प्राइस है मैं उस पर बाय करूंगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ही ऑप्शन हैं और वो रेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो क्या है 93.5। तो मुझे कितना गेन हो जाएगा, मुझे गेन हो जाएगा जनाब, जब मैं करूंगा तो 95 माइनस दिस इज माई गेन, राइट। तो अब मेरी स्पॉट बोरिंग होगी, स्पॉट मार्केट बोरिंग, ये मेरी स्पॉट की बोरिंग हो गई। बल्कि मैं ये भी यहाँ से कॉपी क्यों ना कर लूँ, पर परसेंटेज करूंगा, सब कुछ करूंगा। ये आ गया जनाब मेरा 7।
बात वही है, परसेंटेज तो यहाँ भी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं कहूँगा मुझे ऑप्शंस का जो गेन है, वो ऑप्शंस का गेन यहाँ आ गया, वो होगा जनाब, वो मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। को परसेंटेज में करके डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। डिवाइड बाय 100, फिर मैं इसको परसेंटेज में ले लेता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा गेन हो गया, ये मेरी कॉस्ट को कम कर देगा। और फिर मैं प्रीमियम भरूंगा। मेरा प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम दोनों ही केसेस में मिला है 0.6%। ऐसे ही है जी। मैं टोटल कॉस्ट जब कैलकुलेट करने जाता हूँ, बल्कि मैं प्रीमियम बाद में करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं एक। यहाँ मेरी कॉस्ट हो जाएगी बोरिंग नेट, वो 5.95, यहाँ वही 3 हो जाएगी। और मैं ये प्रीमियम 0.6% जब यहाँ ले आऊँगा तो मेरी नेट आउटकम हो जाएगा मेरा, या यूँ कहें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। वो क्या बन जाएगा? आप देखें ना, आप बोरो करेंगे साथ पे ऑप्शंस में आपको ये गेन आ जाएगा, तो ये गेन आपको मिलेगा। तो आपकी कॉस्ट को उसने कम कर दिया गेन ने। तो आपका इफेक्टिव कॉस्ट हो गई यहाँ 6.55, और यहाँ कॉस्ट हो गई 3.6। परसेंटेज टर्म में ले लेते हैं। अगर आपको ये इससे उलझन हो रही हो, तो आप सिंपल काम ये कर सकते हैं क्या, वो आप यहाँ परसेंटेज डाल दें और ये परसेंटेज को यहाँ लिख के और नीचे साथ 3 और 5.95 ये वर्किंग कर लें, तो अंडरस्टूड हो गया कि ये परसेंटेज में काम हो रहा है। सो ये आ गया हमारे पास जनाब नेट आउटकम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के केस में। जब हमने एक्सरसाइज नहीं किया तो वो तो हम यहाँ पे सेल ही नहीं करेंगे, ना हम सेल करेंगे, ना हम ऑफ कोर्स, ना हम बाय कर रहे होंगे, ना कोई गेन होगा ना कोई लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो सारा नील 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 हो गया ना, अंडरस्टूड है ये। ठीक हो गया जी। ये अब आप उठाएं एज आउटकम, और ये हम यहाँ कॉपी कर दें, कंट्रोल C। जब हम यहाँ ले आते हैं एज आउटकम, आ गया। ठीक हो गया जनाब। और इनको भी लाइट अलाइन कर दें। जब हमने ये कैलकुलेशंस कर ली, तो एक बार अब हम थोड़ी सी कमेंट्री भी लिख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा हुआ। एक समरी टेबल बना लेते हैं यहाँ नीचे ही अपने पास। ये तीनों केसेस में हमारा कंक्लूजन की बात कर देते हैं। Here is the comparative analysis of effective rates under all the three options. तीनों under all the three options की जगह all the three hedging modes। वो हम अभी नीचे एक वर्किंग टेबल बना लेते हैं, और वो हम वर्किंग कर लेते हैं नीचे। आ जाए। समरी। 6% और 2%, दोनों ही सिनेरियो में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट का जो वर्ड उन्होंने यूज किया, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम क्या पड़ेगी हमें तीनों केसेस में? FRA अंडर। FRA फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। अब आ जाए FRA में। स्ट्रेट 6% थी, कॉपी कर लेते हैं हम यहीं से, हमारे पास तीनों ही वर्किंग हुई हुई हैं। इफेक्टिव एनुअल रेट यहाँ, यहाँ। ठीक है जी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ये गालिबन 5.25 था। देख लेते हैं, यस 5.25 जनाब, ये आ गया।
और ऑप्शंस की तो अभी हमने वर्किंग की, जो अभी बिल्कुल ऊपर लिखी हुई है, ये 6.55 और जनाब 3.66। ये है हमारे पास एक समरी। और इसमें अगर हम देखें, हमारा लोएस्ट रेट यहाँ है और यहाँ हमारा लोएस्ट रेट। ऑफ कोर्स बोरिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक है ना जी। तो मिनिमाइज करने में अगर हम देखें तो ऑप्शन की जो कॉस्ट है, तो अगर रेट नीचे आता है तो बाय ऑल मींस ऑप्शन इज बेटर, पर अदरवाइज फ्यूचर्स इज गिविंग अ कंपैरेटिवली बेटर ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, futures contracts offer the lowest cost, whereas if the interest rate falls, options या OTC over the counter option provide the most cost effective hedge, as they allow us as they allow SK to take the of benefit of favorable स्पॉट मार्केट मूवमेंट। यही तो फायदा है ऑप्शन का, इसीलिए तो वर्ड ऑप्शन यूज करते हैं कि दे प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इफ द स्पॉट मार्केट मूव्स इन योर फेवर, इफ द रेट्स डिक्रीज, यू डोंट नीड टू वरी एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। in terms of however in terms of ease of transaction कह लें या process कह लें, ease of process, FRA provide the easiest and quick hedging mode। ठीक है जी। Which mode to be taken? Of course, it would depend on the management's own appetite. FRA जो forward rate है उसमें तो, and the forward in terms of ease of process, FRA provide the easiest and quick hedging mode। ठीक है ना सिर्फ क्विक hedging mode बल्कि also it provides you 100% जो है ना आपके पास परफेक्ट hedge होती है कि एग्जैक्टली डेट ऑफ hedge को 5 महीने पता है ये रेट होगा। फ्यूचर्स में तो फिर भी जब तक कि आपको मतलब फ्यूचर्स का रेट ट्रांजैक्शन डेट पे एक्चुअली होगा क्या, उसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हैं, तो एग्जैक्ट नहीं पता होता। आपको ये जरूर पता है कि जो फ्यूचर्स हेज है वो आपको आपके टारगेट रेट के आसपास ले आएगी। टारगेट था हमारा 4+1 5%, ना जब हम हेज सेटअप कर रहे थे उस वक्त मार्केट रेट था 4, तो 4+1 5। तो हमें ये तो पता होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में कि वी विल लैंड नियर टू दैट। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता डेट ऑफ हेज पे कि हमारा रेट क्या होगा। तो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है। सेम इज द केस इन ऑप्शंस एज वेल। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के केस में क्योंकि दे आर आल्सो ऑप्शंस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, तो एक अनसर्टेनिटी रहती है, लेकिन ये जरूर हमें पता है कि एडवर्स मूवमेंट होगी तो हम हेज हैं, लेकिन फेवरेबल मूवमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। दिस इज वेरी अनलाइक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स FRAs एंड फ्यूचर्स कि जहां फेवरेबल मार्केट आपके अगेंस्ट आपके फेवर में मार्केट जाएगी तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। FRA में आप फिक्स्ड हैं, फ्यूचर्स में आपको क्या करेगा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपको नुकसान दे देगा, वहां पे लॉस होगा और उसकी वजह से क्या होगा कि आप अपनी टारगेट रेट के आसपास रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड ऑप्शन में आपको ये बेनिफिट है। तो अगर तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में हो सकता है द चांसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजिंग, उसकी भी कोई एक सिग्निफिकेंट चांसेस हैं, तो फिर आप ऑप्शंस में जाइए। अदरवाइज जनरली यू प्रेफर कंपनी जनरली प्रेफर फॉर ईज ऑफ एक तो अंडरटेकिंग दिस hedge and also that the forward contracts provide a perfect hedge, generally entities go for FRAs। अच्छा, अब डिस्कशन पर्सपेक्टिव से आई थिंक मैंने ये बातें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए की। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस इतनी बातें जो हमने कंक्लूजन में लिख दी बहुत है। क्वेश्चन ने वैसे भी हमें कहा कि एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशंस हाउ कैन एसके hedge अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो वो हमने बता दिया कैलकुलेशंस के थ्रू, समरी भी डाल दी और थोड़ी सी कमेंट्री भी कर दी। अब एक बार अपने सॉल्यूशन को
शुरू से चेक कर लेते हैं. वी स्टार्टेड विथ hedging against interest rate risk. Forward rate agreement would be able to fix euro borrowing rate at 5, thereby locking into an effective rate. एक बार हम रीड कर रहे हैं, प्रूफ रीड अपने आंसर को. 5 + 1 6%. ओके, दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं, 6 और 2. एक्चुअल बोरिंग हो गई 7 और 3. अंडर FRA डिफरेंशियल आ गया, नेट कॉस्ट आ गई. ट्रांजैक्शन डेट हैज आउटकम विल बी कैलकुलेटेड. ये जुमला लिखे भी तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से हमने वैसे ही काम शुरू कर दिया है. सेटअप हुई, वी विल सेल जून यूरो फ्यूचर्स एट. बोरिंग किया तो पहले सेल करते हैं 95.7. क्वांटिटी होगी, ये वर्किंग कर ली हमने 24 मंथ्स 3 मंथ्स. स्टैंडर्ड साइज और हमारी रिक्वायर्ड 20 मिलियन थी. यस, तो ये 320 हो गए. हैज आउटकम इंटरेस्ट रेट्स जून 1 को ये हो गए, ठीक है. स्पॉट मार्केट में हमने बोरिंग ऐसे कर दी, फ्यूचर्स मार्केट में हम कहेंगे ऑलरेडी सोल्ड है, हमने किया है एट 95.7. यस, 95.7. टू क्लोज आउट हम करेंगे ऑफ कोर्स एट अ प्राइस जो कि हमने कैलकुलेट की है ऑन जून 1. फ्यूचर्स गेन और लॉस आ गया. यहाँ नेचुरली सेलिंग प्राइस इज हायर, बाइंग प्राइस इज लोअर, तो गेन है और यहाँ लॉस है. और नेट आउटकम ये आ गया कि यहाँ गेन हमें मिलेगा, ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी रिसीट है. तो नेट हो गया जनाब 5.257 माइनस दिस. और यहाँ हम पे कर रहे हैं 3 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो 5.25 हो गई. ये हमारी वर्किंग आ गई. फ्यूचर्स प्राइस ऑन जून 1, फ्यूचर्स रेट जनवरी को थे, which means 100 माइनस 4.3 हमने किया है. यहाँ हम लिख देते हैं 100 माइनस 95.7 करते हैं तो ये 4.3 बनता है. और स्पॉट रेट था 4, तो बेसिस आ गया. आउटस्टैंडिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स बेसिस. और इसकी वर्किंग क्या है, इज 4 माइनस 4.3 माइनस 4.3 माइनस 4. ठीक है जी, जून 1 आ गई. आउटस्टैंडिंग पीरियड टू मेच्योरिटी 1 महीना है, जिसकी बेसिस पे ये हो गया 0.3 डिवाइड बाई 6 × 1. स्पॉट रेट है 6 या 2, तो फिर इसमें ये ऐड हो गया. बेसिस फ्यूचर्स प्राइस बन गई 100 माइनस द फ्यूचर्स रेट इंटरेस्ट. ठीक है जी. 93 और 97.95 ठीक हो गया. यही हमारी फिगर ऊपर चली गई, 93.95 और 97.95. ऑप्शन में आ जाएंगे. हेड सेटअप होगी Jan 1 को. विल बाय पुट ऑप्शन हमने सेल करना है एट स्ट्राइक प्राइस 95, बिल्कुल ठीक है. हेज आउटकम आ गया, इंटरेस्ट रेट आ गया, स्ट्राइक प्राइस. एक्सरसाइज करें यस या नो. यहाँ यस करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्केट हैज मूव्ड इन आवर फेवर. विल सेल एट 95 ऑलरेडी स्ट्राइक करके, राइट. एक्सरसाइज करेंगे सेल एट स्ट्राइक प्राइस और बाय करेंगे ऑन जून 1 फ्यूचर्स प्राइस थी, तो हमें गेन हो जाएगा. ये स्पॉट मार्केट बोरिंग इस रेट पे होगी, ऑप्शंस का गेन आ जाएगा ये 1.05%. तो हमारी बोरिंग हो जाएगी दिस, प्लस प्रीमियम हो गया हमारा. तो जनाब ये हमारी हो गई एक्चुअल इंटरेस्ट रेट्स, इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट्स. और फिर हमने क्या किया है, फिर हमने इसकी समरी दे दी है यहाँ. और आखिर में लिखा है here is the comparative analysis of effective rates in case of interest rate futures. Interest rate increase, futures contracts offer the lowest, of course, and whereas if the interest rate falls, the OTC options provide the most cost-effective hedge, as they allow SK to take the benefit of favorable spot market. However, in terms of ease of process, FRA provides the easiest, quick, and a perfect hedge, right? So with this, let's conclude. ये हमारा पेपर भी conclude हुआ. And once again, all the best for your examinations. Thank you. Allah Hafiz.